पिछली क्लास में रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा, जो कि हमने कहा था माइक्रोवेव रीजन या इंफ्रारेड रीजन के अंदर आएगा। और हमने उस दिन कैलकुलेट भी किया था कि भाई हम थोड़ा सा मैं फ्री याद दिलाऊं कि आप लोगों को हम उसी चीज़ को एक बार थोड़ा कंटिन्यू कर लें। रोटेशनल में स्पेक्ट्रा डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो उसी रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, समझ सकते हैं। यू कैन से इट्स पार्ट 2 जो है आप कह सकते हैं उसका। तो अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो हमने एनर्जी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, है ना। एनर्जी के मैंने कहा था, अगर रोटेशनल एनर्जी की बात की थी हमने इन टर्म्स ऑफ वेव, और वेव नंबर जो लिखा था वो हमने एफ जे से डिनोट किया था बेटा, एंड इट कम्स आउट टू बी बी जे, और इट वाज जे प्लस 2 आ गया था, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ये जो भी इक्वेशन रही होगी आप लोगों के पास, ये हमने कहा था बेटा, ओके। जहां पर बी को हमने क्या कहा था, रोटेशनल कांस्टेंट कहा था। देखो, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि भाई एनर्जी किस तरीके से होगी, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आप लोगों को, इधर मान लीजिए ये एक ग्राफ बना रहा हूँ, एनर्जी लेवल्स दिखाना चाहता हूँ। ये इधर मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ बेटा, जे की वैल्यू दिखा रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिखा रहा हूँ आपको, एफ जे दिखा रहा हूँ। एफ जे यानी एनर्जी है, लेकिन वो किसकी टर्म्स में है बेटा, आपकी वेव नंबर के टर्म्स में। लास्ट टाइम मैं बात भी कर रहा था वेव नंबर की, यूनिट वगैरह की। तो देखो बेटा, अगर बाय द वे हम जे की वैल्यू 0 पुट करते हैं, है ना जी, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 हो गई। 0 हो गई तो नो डाउट एनर्जी भी कितनी हो गई आपके पास, 0 ही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एफ जे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब मान लो मेरे पास जे की वैल्यू 1 है बेटा, अगर मैं जे की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ देखो, F1 अगर आप निकालते हो तो इट इज बी, ये तो एक फिक्स, ये सॉरी 1 और ये 1 प्लस 1, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ गया आपके पास, 2b आ गया कि नहीं आ गया, मीन्स ये जो वैल्यू आ गई बेटा, ये 2b आ गई, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए f इजिकल टू 2 करता हूँ, मतलब j इजिकल टू 2 करता हूँ, तो ये b इजिकल टू क्या आ गया, 2, और बेटा 2 प्लस 2, तो ये देखो कितना आ गया मेरे पास, सर J+1 आएगा। अच्छा ये हाँ, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, J+1 था यहाँ पे ना, मैं वही कहूँ, कुछ गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है। हाँ, यहाँ ठीक भी लिखा था मैंने, यहाँ J+1 था बेटा, ठीक है, थैंक यू। ये J+1 था बेटा, ये J+1 था, तो अभी कितना हो गया, 6 भी हो गया। देखो गैप बढ़ गया, 0 पे 0 था बेटा, ठीक है। 0 से इसके बीच में कितना था, 2 भी था। मतलब ये तो आप वहाँ पर भी जब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ते थे बेटा, उसके अंदर भी जो ये डिफरेंस था ये चेंज होता है, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया, 4b का डिफरेंस आ गया, यानी कि अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर तो ये हो गया, ये 4b हो गया बेटा, j इजिकल टू 2 के लिए। सिमिलरली अगर हम 3 की बात करेंगे तो इट बिकम्स b 3 प्लस 1 4, सीधा ही क्या आ गया आपके पास, 12b आ गया कि नहीं आ गया। तो इट इज j इजिकल टू, मैं सॉरी मतलब 3, और ये गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मैं तो हम तो दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वैल्यू लिख रहा हूँ, इससे आप समझ जाना। तो इस तरीके से एंड सोन आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। देन मैंने आप लोगों को सिलेक्शन रूल बताया था बेटा, इसके अंदर जो सिलेक्शन रूल होता है वो होता है कि जे जो होता है वो प्लस माइनस 1 होता है। प्लस मीन्स अगर हम ऑब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, है ना, माइनस मीन्स हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। तो सीधी बात है कि सीधा सीधा यहाँ से, एक तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में बात की थी, क्वांटाइजेशन है रोटेशनल एनर्जी, इट कैन नॉट हैव कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। जैसे 2b के बाद सीधा 6b वैल्यूज ही पॉसिबल, 6b के बाद 12b है, बीच की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, यही तो क्वांटाइजेशन है, ओके। तो और सिलेक्शन रूल ये था, तो अगर सिलेक्शन रूल इसको फॉलो करते हैं हम, ठीक है कि नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से या तो ये होगा, यूँ ही जा सकते हैं, या यहाँ से हम ये जा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि आप 0 से सीधा यानी 0 से 4b तक ट्रांजेक्शन कर जाएं, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। 4b से क्यों, अदरवाइज बस कंटिन्यूस 2 जो होंगे बट एडजेसेंट 2 में ही जंपिंग हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन में तो आप पढ़ते थे कि ऊपर से नीचे तक हम डिफरेंट लेवल्स में कर सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, डेल्टा जे जो है बेटा वो आपके पास प्लस माइनस 1 है, तो 2 एडजेसेंट के बीच में ही आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ट्रांजेक्शंस दिखा सकते हो। और अगर इन ट्रांजेक्शंस में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो निकालनी है, तो ये भी लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे बेटा कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, और ये इन टर्म्स ऑफ क्या आएगी, मैंने बताया था सेंटीमीटर इनवर्स, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ये सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में आएगी, ओके। क्योंकि ये जो मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, तो यानी सीधी बात है J+1
और माइनस ये तो होगा। कोई एक पर्टिकुलर जे ले लो और अगर आप जा रहे हो तो 2 का ही तो डिफरेंस होगा बेटा, प्लस माइनस 1 ही तो है आपके पास, है ना। तो ये 0 से 1 में गई, 1 से 2 में गई, 2 से यानी जे से जे प्लस 1 में गई, ठीक है। तो अगर हम, और ये मैं कह रहा था कि जब आप इनकी वैल्यू यूनिट्स देखना चाहोगे, एफ जे जो था, ठीक है कि नहीं है, वो ई बाई एच सी लिखा था बेटा, और इसलिए मैंने कहा था कि किसकी 1 बाई लैम्बडा वाली यूनिट्स आ जाएंगी इसकी। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करना चाहूँ यहाँ पर, देखो बेटा, तो जे प्लस 1 मतलब इसमें जे की जगह जे प्लस 1 आ जाएगा ना, तो हो गया बी, जे की जगह जे प्लस 1 आ गया, तो जे प्लस 1 जे प्लस 2। ये समझ में आया क्या क्या इस फार्मूले में बेटा, इसमें जहां जे है वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया, जे प्लस 1 पुट कर दिया, ठीक है, माइनस बी एफ जे, जे तो है ये जे, और ये क्या आ गया आपका जे प्लस 1 हो गया, तो बी जे प्लस 1 तो कॉमन हो गया, बी जे प्लस 1 तो कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा जे प्लस 2 ये वाला और माइनस 1, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, फिर से क्या आ गया बेटा, कुछ गड़बड़ है, ये जे बचा। देखो बेटा बी और जे प्लस 1 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ जे प्लस 2 बचा और यहाँ जे बचा, ठीक है। अब ठीक है, ये कट गया, तो ये आ गया बेटा 2b जे प्लस 1। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर यूनिवर्स आ गया। तो इस तरीके से हम ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमने देखा कि ये भाई डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है ना, और ये किसकी फॉर्म में आ रही है बेटा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चले हम। अब दूसरा मैंने याद करो, मैंने बताया था आपको उस दिन, एक होता है बेटा रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है। दूसरा मेरे पास क्या होता है बेटा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है कि नहीं है, और ये कौन से रीजन में आता है, ये भी इन IR रीजन आएगा, IR समझते हैं, इंफ्रारेड रीजन। और इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को हम, ठीक है कि नहीं है, किसकी हेल्प से समझना चाहेंगे बेटा, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर या ऑसिलेटर आपने पढ़ा होगा बेटा क्वांटम मैकेनिक्स के 5th सेमेस्टर में, मैं बात करूंगा उसकी अभी एक बार, पहले थोड़ा सा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में समझाता हूँ पहले सुबह तुम लोगों को। देखो बच्चों, बेटा मैं उस दिन भी कह रहा था कि जब दो एक मॉलिक्यूल बनता, मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल ये है, सो देयर विल बी मेनी टाइप ऑफ फोर्सेज आर देयर। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन है, लेकिन इस न्यूक्लियस पर अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो क्या हो गया, अट्रैक्शन भी हो गया। ऐसे ही इनके ऊपर भी, इसके ऊपर भी आप बात करें बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो ये न्यूक्लियस तो रिपल्सन हो गया, पर यहाँ अट्रैक्शन हो गया, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो गया। सो मैनी टाइप ऑफ फोर्सेज आर इन्वॉल्व, और इसलिए क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ये फोर्सेज बैलेंस हो जाएं बेटा, वहां पर जाकर ये एटम्स रुकते हैं। मतलब हम जिसको बोलते हैं, हम एक डिस्टेंस बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास कौन सी डिस्टेंस आ गई, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल होती है, जहाँ इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स, जहाँ पर क्या होता है बेटा, मान लीजिए आर इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो क्या होता है इस डिस्टेंस के ऊपर, मैंने कहा वहां पर रुकेंगे ना भाई जहां पर फोर्स अनबैलेंस्ड है। मान लीजिए इधर फोर्स ज्यादा, तो ये पार्टिकल अभी थोड़ा इधर चलेगा, इधर ज्यादा है तो इधर चलेगा बेटा। लेकिन जहां पर इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहां पर मतलब सीधी सीधी बात क्या होता है बेटा, जहां पर नेट फोर्स की वैल्यू इस डिस्टेंस पर क्या होती है, नेट फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स 0 हो जाता है, एंड एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी वो मिनिमम हो जाती है। अगर इट इज 0 और नॉट, यही डिसाइड करने का मतलब है। क्लासिकली अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी 0, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर आपको ध्यान हो बेटा, 0 लेवल एनर्जी बोलते थे, 0 पॉइंट एनर्जी, पिछले 5th सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, आऊंगा उस बात पे, थोड़ा सा याद लाऊंगा, ज्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल था, अपने आप में आपने देखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ऊपर हमारे पार्टिकल्स मतलब रहते हैं, ये रहती है ऑन द एवरेज, ये डिस्टेंस मान लीजिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। अब क्या होता है, मान लो इसका मास m1 है बेटा, इसका मास m2 है, लेकिन होता क्या है कि जैसे
स्प्रिंग में नहीं होता वाइब्रेशन थोड़ी देर। इस तरीके से इन पार्टिकल्स में पहले ही माना जाता था इवन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बेटा दे आर स्टेशनरी, बट नाउ डे इट इज फाउंड कि सॉलिड्स में भी जो मेरे पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट इन वो कौन से मोशन में होते हैं बेटा, वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, दे एग्जीक्यूट एसएचएम। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मासेस मान लिया मैंने m1 m2 m1 एंड m2, ठीक है कि नहीं है, ये क्या करते हैं बेटा, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब याद हो आपको, सीधी सीधी सी बात है बेटा, F इजिकल टू क्या होता है, kx, हुक्सला कह लीजिए या एसएचएम की कंडीशन कह लीजिए, ये फॉलो करता है। ठीक है, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं इसको, और एक्सेलरेशन को याद करो बेटा, हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। डी आर बाई डी टी वेलोसिटी बेटा एक बार में, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो मैं अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखूं तो क्या, m1 डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस के और आर माइनस आर इक्विलिब्रियम के एक्स। एक्स क्या होता है बेटा, अगर स्प्रिंग से याद करो, एक्स होता था चेंज इन लेंथ, तो ये इक्वल लेंथ है, मान लीजिए नाउ आर डिस्टेंस है उनके बीच में, तो चेंज कितना हो गया, आर माइनस आर इक्विलिब्रियम हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्टिकल की मैं बात करूं तो m2 डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, माइनस के, हमारे पास माइनस के आर, दिस इज आर माइनस आर इक्विलिब्रियम, ये वाली बात आगे नहीं आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों पार्टिकल्स के लिए मैंने क्या लिख दी बेटा, एसएचएम की इक्वेशन लिख दी हमारे पास। देखो तो फिर से एक बार देखो, मैंने क्या कहा, मैंने पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करते हैं बेटा, और एसएचएम क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, एंड माइनस साइन शोज कि इट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स को एम में लिखा जा सकता है माइनस के एक्स, और ए होता है डीवी बाई डी टी, और v को क्या लिख सकते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, रेट ऑफ, तो ये बचेगा डी स्क्वायर आर बाई, तो ये r क्या दिखाएगा, m की पोजीशन को दिखाएगा। ठीक है, तो r, अच्छा इसको r1 r2 ही कर लो बेटा, r1 m1 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, r2 क्या कर रहा है बेटा, वेयर r1 पिछले लेक्चर में भी था, r2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ m1 and m2 from सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास। अब देखो, ये अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो हमने R1 R2 की वैल्यू पिछले लेक्चर में निकाली थी, एक बार फिर याद दिला दूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं बेटा मेरे, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, R अब इनके बीच की इस वक्त डिस्टेंस है। ठीक है, और R इक्विलिब्रियम थी जो एक्चुअल होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ नेट फोर्स 0 होता है। जैसे स्प्रिंग में भी क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, पर इक्विलिब्रियम पे बॉडी रुकती थोड़ी है, वो वाइब्रेट करती रहती है। ठीक है ना, तो चेंज कितना हो गया, R माइनस आर इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये देखो, डायग्राम से समझाऊं मैं थोड़ा, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है बेटा, पिछली बार भी कहा था मैंने, मान लिया है m2 का मास ज्यादा है बेटा, तो मास ज्यादा है तो पार्टिकल हमेशा हैवी, सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल के पास होता है। मान लो इसकी डिस्टेंस r1 है और इसकी डिस्टेंस r2 है। एक तो मैंने बताया था बेटा, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो m1 r1 इजिकल टू m2 r2 होगा हमेशा ही सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। यहाँ से मान लो r1 निकाल लिया था मैंने, m1 r2 बाई m1। ठीक है, और r1 प्लस r2 डायग्राम में देखोगे तो वो क्या है बेटा, r है, तो वैल्यू पुट कर दी, m1 r2 बाई m1 प्लस r2 इज r, r2 बात ही क्या हो गया, ये m2 है, ये m2 है। ठीक है, m1 एलसीएम, m2 प्लस m1 इज इक्वल टू r। यहाँ से देखो बेटा r2 की वैल्यू आ गई ना, m1 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ से देख सकते हो आप, m1 कम होगा तो r2 कम होगा, और r2 कम होगा तो यानी सेंटर ऑफ मास हैवी पार्टिकल के पास चला जाएगा। और सिमिलरली बेटा
R1 निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, यहाँ R2 की वैल्यू पुट कर दो, ओके, तो ये M1 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा M2 R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो यह R1 R2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, ठीक है। मान लीजिए मैं 1 में R1 की वैल्यू पुट करता हूँ, ऐसे 2 में आप R2 की करके देख सकते हो, ठीक है। मैं R1 की 1 में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये थी बेटा M1 डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर R1 की जगह M2R डिवाइड बाई M1 प्लस M2, and this is minus K R minus R equilibrium, or this is M1 M2 divided by M1 plus M2 d square R by dt square minus K R minus R equilibrium। यही कुछ याद आता है, पिछली क्लास में बताया था, M1 M2 by M1 प्लस म्यू बताया था बेटा, अगर ध्यान हो तो, और म्यू मैंने बताया था रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम, मतलब दोनों को हटाकर एक लगा सकते हो। ऐसे क्या करोगे बेटा, जब ये R2 की वैल्यू नंबर 2 में पुट करोगे ना बेटा, तो भी यही इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि अब तो R आ गया ना बस, और M1 M2 दोनों देखो ना, ध्यान से देखो, सेम इक्वेशन आ गया, M1 M2, M1 की जगह M2 आ जाएगा, M2 की जगह M1, क्या फर्क पड़ता है, सेम है दोनों जगह, ठीक है। तो मैं एक बार ही कर रहा हूँ, रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, मतलब हम इस इक्वेशन को ये मान सकते हैं कि यहाँ दो पार्टिकल ना वाइब्रेट करके एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है बेटा, जिसका मास म्यू है और जिसकी पोजीशन आर है, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर आर माइनस के आर माइनस आर इक्विलिब्रियम। क्या मैं थोड़ा सा अलग से लिख रहा हूँ कलर से ताकि तुम्हें दिख जाए, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ यहाँ माइनस आर इक्विलिब्रियम, कोई फर्क पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएशन है बेटा। आर इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस, तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो, तो ये स्टिल डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर ही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताओ, ठीक है ये वाली बात। ये अभी भी क्या होगा बेटा, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें इस बात से। इसलिए हमने क्या किया इसको, और ऐसा करने से क्या हो गया फायदा, ये भी मतलब मैं आर माइनस आर इक्विलिब्रियम को क्या मान सकता हूँ, एक्स मान सकता हूँ, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर एक्स माइनस के एक्स। देख सकते हो आप बेटा, सिस्टम की इक्वेशन आ गई बेटा ये, ठीक है ना। ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, यानी फोर्स F इजिकल टू माइनस के एक्स आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं है। मतलब ये इक्वेशन 6 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल हुज मास इज म्यू, ओके, एंड फोर्स कांस्टेंट, सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट क्या है बेटा, के है। मतलब यहां पर हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 6 represents, equation 6 represents the simple harmonic motion of a single particle of mass, मतलब जो टू मास प्रॉब्लम थी ना, टू पार्टिकल प्रॉब्लम, नाउ इट बिकम ए सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम बन गई बेटा, ऑफ मास म्यू, ठीक है कि नहीं है, एंड फोर्स कांस्टेंट के, ठीक है बेटा। एंड दिस इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, एंड हेंस द सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है बेटा, तो इसके अगर मैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, आप लोगों को मैं फिर उसमें लेके जा रहा हूँ बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स से बता रहा हूँ,
ठीक है, क्या द स्ट्रोडिंजर इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, क्या थी बेटा, अगर आपको ध्यान हो बेटा, इट वाज पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हो, साई वेव फंक्शन होता था ना बेटा, प्लस हमारे पास क्या होता था, इट वाज 2m, m की जगह क्या आ गया मेरे पास, म्यू। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि अब जो मेरा पार्टिकल है बेटे वो कितने मास का है, वो 2 पार्टिकल प्रॉब्लम होती तो दिक्कत होती है मेरे को स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन लगाने में। अभी सिंगल पार्टिकल सिस्टम की तरह बिहेव करेगा बेटा, जिसका मास म्यू है, तो वो म्यू मैंने यहाँ ले लिया है बेटा आपका, ठीक है कि नहीं है, तो ये बहुत जरूरी बात है। ओके, अपॉन h कट का स्क्वायर बेटा, एंड इट वाज e माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, आपने v लिखते होंगे, मे भी आप ये लिखते हो वहां पर e माइनस v या u की टर्म लिखते हो बेटा, u वाज द पोटेंशियल एनर्जी, और यू मैंने उसको, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब ये केस आ चुका है मेरे पास, तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, ये होती थी साई, एंड दैट इज इक्वल टू 0। बताओ भाई, ये इक्वेशन पढ़ी लिखी इक्वेशन है ना, कोई नई चीज़ तो है नहीं कि कोई बिल्कुल नया कुछ बता दिया मैंने, ये सब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है 5th सेमेस्टर की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे बेटा, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकालते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बेटा, उसका सॉल्यूशन मैं लिखूंगा अभी, देखो आपको याद भी आएगा, क्या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 7 गिव्स एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल, और वो एनर्जी मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान आएगी बेटा, इट वाज ई, ठीक है कि नहीं है, मान लीजिए, और एन अगर हम ले लें, इट वाज एच न्यू नोट एन प्लस हाफ, इसका पूरा क्वांटम मैकेनिकल सॉल्यूशन है बेटा आपके 5th सेम में। और ये आप देखिएगा, अगर आपने पढ़ा है 3rd यूनिट जो थी आपकी, उसके अंदर आपके पास था, उसमें आप इस फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है कि नहीं। मे भी इसको आप वहाँ पर ये लिख सकते होंगे, मैं ये तो मैं मान सकता हूँ कि इसको h/2π लिख दिया, और 2π से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मे भी आपने ये लिखा हुआ है इसको h कट ओमेगा नोट, ये ओमेगा नोट बन गया बेटा, और इट इज n प्लस हाफ। ये आपके पास 5th सेम से उठाया बेटा मैंने रिजल्ट, इसका सॉल्यूशन वहां से उठा लिया है, ठीक है कि नहीं है। फिर n जो है वो वही 0 1 2 इंटीजर होगा बेटा, n जो होगा ये 0 1 2 3 है ना, ये इंटीजर होगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। और ये जो न्यू नोट है, ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है बेटा, वहां से उठा सकते हैं ना मेरे रिजल्ट। तो अब क्या करेंगे हम, देखो अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट देखो कि भाई, और यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल होगा, या उससे पहले हम क्या कर लें, एक बार वही बात कर लें, हम एनर्जी किसकी टर्म्स में निकालते हैं बेटा, वेव नंबर की टर्म्स में निकाल देना, द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और यहाँ पर जो वेव नंबर है बेटा, वो हम जैसे वहां से लिखा था, रोटेशन का वाइब्रेशन का हम किससे लिख रहे हैं, जी से लिख रहे हैं बेटा, जी एन, ठीक है कि नहीं है। और मैं फिर याद दिला दूं, वेव नंबर वही है, बस नाम बदल गए, जिसको आप बोहर मॉडल ऑफ एटम में क्लास 12 से पढ़ते आ रहे होंगे, 11 से पढ़ते आ रहे होंगे, न्यू बार लिखते थे, ठीक है कि नहीं, और 1/λ, और एनर्जी E इक्वल टू hc/λ होता है, तो 1/λ क्या होगा, E/hc। तो जो एनर्जी आई है बेटा अभी आपकी, उस एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, hc से, और ये किसकी टर्म्स, देखो 1/λ है ना बेटा, तो किस टर्म्स में जाएगा, इन सेंटीमीटर इनवर्स जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा बेटा, ये कहाँ आएगा, इन सेंटीमीटर, क्योंकि 1/λ बच जाएगा बेटा, ओके।
तो अभी क्या बचा हमारे पास, ये अभी निकाला था हमने, एच न्यू नोट n प्लस हाफ अपॉन एच सी, ये यहां से लिख लेंगे। ये वाला लिख लिया मैंने, आप ओमेगा नोट में लिखना चाहो ओमेगा नोट में लिख सकते हैं, हार्डली मैटर्स। ओके, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया मेरे पास, एच एच कट गया, इट इज न्यू नोट अपॉन सी और 1 प्लस हाफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बात है बेटा? इक्वेशन नंबर 8 आ गई मेरे पास। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स होंगे बेटा, और यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल होगा वो वही है जो पिछली बार था बेटा। सिलेक्शन रूल जो है यहाँ पे फॉर ट्रांजेक्शन्स, इट इज डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब प्लस का मतलब क्या हो गया, वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन, और माइनस का मतलब वाइब्रेशनल एमिशन। प्लस का मतलब प्लस करेगा, एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर की तरफ जाएगा। मैं लिखा तो लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस 1 मीन्स वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन, minus 1 means vibrational emission। ठीक है कि नहीं है? तो आप देखें एक बार, जैसे अभी अभी आज के ये मैंने निकलवाई थी, यहाँ पर देखो बेटा, इसमें चलो ये वाली चीज जो निकाली थी हमने कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, देखो कितनी आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा, ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, और ये किस में आएगी मैंने बताया था, इन टर्म्स ऑफ बेटा सेंटीमीटर इनवर्स आएगी ये फ्रीक्वेंसी। लेकिन किसकी आ गई अब आपके पास, वाइब्रेशन की आ गई। वो रोटेशन की थी बेटा, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्या आ जाएगी, जी, फिर वही प्लस बेटा n प्लस 1 माइनस जी एन। बोलो ठीक है कि नहीं? यही तो आएगा भाई आपका, क्योंकि आपने कहा प्लस माइनस 1, सिर्फ एक का ही ट्रांजेक्शन, n से 1 से 2 में जा सकते हो, 2 से 3 में, 3 से 4 में, तो n से n प्लस 1 में जा सकते हो, n प्लस 2 या n प्लस 3 में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सिलेक्शन रूल आपको अलाउ ही नहीं करेंगे बेटा। ठीक है कि नहीं है? तो ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर लो, ये वाली कोई सी भी कर लो, मैं ये कर लूँ जी की। ठीक है, ये न्यू नोट बाई सी बेटे, ठीक है ना, एन की और तो इसको कॉमन ले लिया, तो एक बार तो n की जगह n प्लस 1 लिखो, n प्लस 1 प्लस हाफ, ये तो क्या हो गया, n की जगह n प्लस 1 माइनस, अब n की जगह n प्लस n, ये तो कट जाएंगी सारी टर्म से, जैसे ये n से n कट जाएगा, हाफ से हाफ 1 बच जाएगा। तो ये आ गया बेटा न्यू नोट बाई सी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये किसकी टर्म्स में जा रहा है आपका, सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स के अंदर जा रहा है बेटा हमारे पास। ओके, तो ये आ गई आपके पास, हाँ ठीक है, तो ये नंबर 9 आ गई मेरे पास। तो अब हमारे पास आई बेटा, ये देखो एनर्जी जो आई, मैं अगले पेज पे बना लूँ, लिख लो इसको, एनर्जी जो है जी एन हमारे पास आ गया, या ई एन जो था, अगले पेज पे चलता हूँ, तो 10 एनर्जी जो आई बेटा वो अभी अभी आपके पास आई थी, एच, ठीक है कि नहीं है, और इट वाज न्यू नोट, लिखो ये एच न्यू नोट एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ बेटा, या इसको आपने लिखा था एच कट ओमेगा नोट एन प्लस हाफ। अब फिर एक बार देखो बेटा, अगर n की वैल्यू 0 पुट कर दूं मैं, तो ये जो वैल्यू आ रही है ध्यान से देखो बेटा, h कट ओमेगा बाई 2 आ रही है, नॉट 0, मीन्स ये आपको मैं वहीं ले जा रहा हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में जब सिंपल हार्मोनिक मोड ऑसिलेटर पढ़ा था, वहां पर भी ये बात बताई जाती है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 नहीं है, ये बात आपको समझनी है बेटा। इट विल पोजेस सम एनर्जी एंड दिस एनर्जी वाज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी, इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी।
फिर n इजिकल टू अगर मैं 1 की बात करता हूँ वहाँ से, वैसे तो इसी से क्लियर हो गया, कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं आएंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप, तो ई नोट जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 3/2। देख रहे हैं, मतलब इसके बाद यही वैल्यू है, तो सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, और जब जहाँ सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती उसी को तो हम बोलते हैं बेटा, ठीक है, कि क्या है क्वांटाइज, वेयर सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज आर अलाउड, तो कुछ वैल्यूज अलाउड है बेटा, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिर हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। n इजिकल टू 2 की बात करते हो आप, तो आपके सॉरी ये 1 हो गया ना बेटा, 2 पुट करेंगे, 2 2 4 1 5, इट विल 5/2 h का 2 मेगा नोट एंड सो ऑन, आप आगे भी निकाल के चल सकते हो बेटा, 3 2 6 + 1 7/2 h का 2 ओमेगा नोट, मीन्स आप यहाँ से इजीली यू कैन से कि जो आपकी कौन सी एनर्जी चल रही है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी चल रही है, इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम देयर कि वाइब्रेशनल एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड, वाइब्रेशनल एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड, वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है आपकी, मीन्स इट कैन ऑक्यूपाई सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, नोट द कॉन्टिन्यूस वैल्यूज, ठीक है कि नहीं भैया, ओके। तो इस तरीके से हम अगर हम बनाना चाहें, ये ना स्ट्रेट लाइन बस ऐसा ही है, और तो आदत डालनी ही पड़ेगी ऑनलाइन की, तो ऊपर हमने वैसे तो आदत डल गई है और डल जाएगी, क्योंकि कभी तो कभी डेल्टा प्लस आ जाता है, थोड़ी सी उम्मीद दिखती है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे, फिर पता नहीं क्या है हमारे पास। अगर मान लो इधर बनाऊं बेटा एनर्जी, अच्छा ये तो है ना पूरा, इसकी यूनिट तो जूल ही होंगे, एच नहीं है ना, ये तो जूल में आएगा, ओके। और यहाँ पर आप मान लो आर ले लें, इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस, ये जो चीजें हैं बेटा वो हमारे पास क्या होती चली जाएंगी बेटा, ये मतलब इस तरीके से, जैसे आप हाफ के एक्स स्क्वायर की बात करूँ मैं एक बार थोड़ी देर पे, क्योंकि इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ आर की, तो ये जो चीज़ है पैराबोलिक टाइप की आ जाएगी, तो ये पूरा एक्चुअली इसमें क्या है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आर इक्विलिब्रियम है, आर इक्विलिब्रियम है बेटा, ठीक है। अब हमने क्या मान लो n इजिकल टू 0 है बेटा, n 0 पर हमारे पास देखो मैंने अभी क्या दिखाया था, एक बार यहाँ हो, x किसको लिखा था, एक बार यहाँ समझ देंगे 1 मिनट के लिए बस, x इसको लिखा था हमने, तो ये है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो अभी मैं कह रहा था आप लोगों से एनर्जी क्या होती है, हाफ की एक्स स्क्वायर की टर्म है कि नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसलिए वो पैराबोलिक हो गया। लेकिन अगर आर इक्विलिब्रियम हो जाए तो एक्स 0 हो जाएगा, और एक्स 0 हो गया तो उस केस में तो क्या होगा, आपका खत्म ही हो जाएगी एनर्जी, 0 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, जैसे अब मान लीजिए मैं क्या कह रहा था आपको कि मैंने लिया n इजिकल टू 1, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी हो जाएगी, देखो बेटा n इजिकल टू 1 पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, और इसके दोनों तरफ इस तरीके से यू पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे वाइब्रेट नहीं करता है। तो इस ये दिखा रहा है कि यानी यहाँ पर उसके पास एनर्जी कितनी होगी, n इजिकल टू सॉरी 0 के लिए शुरू करो पहले, तो 0 तो है n 0 के लिए कितना है बेटा, ये h कट ओमेगा नॉट बाई 2 है, ठीक है, और यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट करेगा पार्टिकल, ठीक है। फिर n इजिकल टू 1 की बात करते हो आप, ये आ गया 3/2, आप देख लो बड़े वाइब्रेशन हो सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वही है, और इसको यूं समझ लो कि ये इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन है और इसके दोनों तरफ पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से ये आ गया मेरे पास, दिस इज h कट ओमेगा कट और इनटू n इक्वल टू 1 के लिए कितना है बेटा 3/2। सिमिलरली n इक्वल टू 2 की बात करते हैं आप, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 5/2 h कट ओमेगा नॉट, ओके एंड सो ऑन, इस तरीके से सिचुएशन चलती जाएगी बेटा। और हमारे पास आप देख सकते हो ये बीच का गैप आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 3 हो गया बेटा। और इस तरीके से मेरे पास ये लेवल बनते चले जाएंगे, किसके, ये
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बन गए। ये कौन से बन गए बेटा? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। और अब इनमें ट्रांजेक्शन कैसे पॉसिबल हैं? ट्रांजेक्शन के लिए तो आपने कहा था कि डेल्टा एन इजिकल टू +-1, कि मतलब अगर +1 का मतलब मैंने बोला था अभी वाइब्रेशनल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि अगर +1 है तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, बस ये अलाउड है आपको। यूँ नहीं कि आप 0 से 2 में चले जाएं, जैसे कि बोर मॉडल में होता था, आप कहीं भी चले जाते थे। 1 से फिर आप कहाँ जाएंगे बेटा? 2 में जाएंगे। 2 से कहाँ जा सकते हैं आप? 3 में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये कौन सी ट्रांजेक्शन, ये जो लाइनें आ गई, ये किसको दिखाएंगे बेटा? आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास अब जो है वो लाइंस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है। तो इस तरीके से हम इनको ड्रा कर सकते हैं बेटा। तो हमने देखा, मैंने आपको पहले रोटेशनल से शुरू किया और फिर हम बात कर रहे थे वाइब्रेशनल। हमने कहा कि मैनी टाइप ऑफ फोर्सेज हैं, एक पर्टिकुलर जिसमें हम कहते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भाई सॉलिड्स में दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स। वो डिस्टेंस किसकी बात कर रहे होते हैं हम उस केस में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं बस। लेकिन रियल मायने में यहाँ पर बिल्कुल फिक्स नहीं होते हैं हमारे एटम्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पर वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी पोजिशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है बेटा। तो हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे r डिस्टेंस है, तो इस फार्मूले के अंदर अगर आप बात करें तो x जो होता है वो क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये आ जाएगा m1। इस तरीके से इस इक्वेशन को बना लिया हमने बेटा। एंड देन सर, हाँ बेटा, सर जो हमने SHM की इक्वेशंस लिखी तो हमने LHS में तो R1 लिया, R2 लिया, बट RHS में नहीं। हाँ बेटा ये तो है ना, एक्चुअली मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? हम इसकी ये जो कहाँ गया, ये है ना, है ये रही ना, सबसे बेस में ना, हाँ ये है बेटा। ये देखो, इसमें यहाँ तो पोजीशन होती है बेटा, और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। इस इक्वेशन से समझो, ठीक है? ए में तो पोजीशन